अगर एक पल के लिए सारी आवाजें थम जाएं और बस आपके ख्याल बोलने लगे, तो समझ लीजिए आप कदम रख चुके हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। वन ख्याली दुनिया 2.1, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। अगर आपको ये ख्याली सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर लिखें। वन नॉवल की दुनिया। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी वास्तविक घटना नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी है राही की। राही बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, जिस वजह से उसके माँ बाप बचपन में ही उसे बोर्डिंग में डाल देते हैं। वहाँ वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है जल्द उसके माँ बाप उसे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि एक रिसर्च कंपनी उसके माँ बाप को बहुत सारे पैसे देकर उसे अपने साथ ले जाती है। राही, जो कभी एक चंचलता से भरी मासूम बच्ची थी, वह खामोश रहने लगती है। वो हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी। हर फोन कॉल पर उसके माँ बाप उसका हाल चाल पूछ कर रख देते। उन्होंने कभी उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है। राही का पूरा समय सिर्फ लैब में बीतता था। अब तो उसके माँ बाप के फोन कॉल आने भी बंद हो चुके थे। राही खुद को कैद महसूस करने लगी थी। वो बस रोबोट की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। उसी समय में उसकी एक दोस्त बन जाती है, जो एक बार उसे नॉवेल ला कर देती है। उसे खुश करने के लिए राही रात को अपने रूम में उसे पढ़ती है। नॉवेल में विलियन का नाम भी राही था और उस कहानी की हीरोइन थी कामना। बहुत पीढ़ियों बाद राही का जन्म हुआ था एक लड़की का, इसलिए वो घर की प्रिंसेस थी। उसके माँ बाप ने, भाइयों ने डांटना तो दूर की बात है, कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। अपने एक आंसू से सारा घर सर पर उठा लेती थी। जो उसकी ख्वाहिश होती वो तुरंत पूरी हो जाती। ऐसे में वो जिद्दी और बिगड़ैल बन चुकी थी। फिर एक ऐसा हादसा होता है कि उसके भाई उससे नफरत करने लगते हैं, जिससे वो प्यार करती है। उसे पाने के लिए वो हीरोइन को परेशान करती है, जिससे हीरो गुस्सा होकर उसे मार देता है। राही पहली बार इस तरह की कोई नॉवेल पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब राही को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब वो उठती है, वो खुद नॉवेल का किरदार राही बन चुकी थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अगर तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हो तो तुम्हें इस कहानी की विलियन राही को मरने से बचाना होगा। तुम्हारा असली शरीर कोमा में है। अगर तुम कहानी की विलियन राही को नहीं बचा पाए तो तुम्हारा असली शरीर कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा और तुम मर जाओगी। क्या राही खुद को बचा पाएगी? वो अचानक नॉवेल में कैसे पहुंच गई? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, जो कहानी के अंत में खुलेगा। तो पढ़िए इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी को। चैप्टर 2, नॉवेल वर्ड। राधा ने राही को देखा। राधा की आंखों में बेइंतहा दर्द था। अपने आंसू पोंछते हुए वो अपने कमरे में आ गई। राघव जी बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर वो सब समझ गए। वो उठे और राधा को अपने पास बिठाकर शांत कराते हुए बोले, राधा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राधा उनके गले लगकर सिसकने लगी, सब मेरी गलती है, मेरे लाड़ प्यार की वजह से आज। राघव जी राधा की बात को काटते हुए, नहीं राधा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूँ। हम दोनों ने ही कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से हमारी बच्ची अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। राघव जी का गला रूंध गया। उनके माथुर खानदान में कई पीढ़ियों से लड़की की चाह थी। राघव जी की मां को 3 लड़के हुए, उन लड़कों के भी लड़के ही हुए। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब किसी चमत्कार की तरह राही का जन्म हुआ। पूरे खानदान में इकलौती लड़की राही सबकी लाडली प्रिंसेस थी। उसकी एक मुस्कान से सब खिलखिला उठते और उसके आंसू सबकी जान ले लेते। राही की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, जिस कारण वो बेहद कमजोर थी। घर में हर कोई उसे लाड करता था, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। आज उसका परिणाम उनके सामने था। दोनों पति पत्नी दुखी थे और राही ये सब दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसके माता पिता ने तो उसे बचपन से ही दूर कर दिया था। हर महीने रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मोटी रकम उन्हें भेज दी जाती थी। अपने सामने राधा और राघव जी को राही ने देखा, जिनकी आंखों में आज भी अपनी बेटी के लिए इतना प्यार था। राधा की नजर राही पर गई और वो उसके पास आए। 18 साल की राही अभी बच्ची ही लगती थी, नाजुक सी गुड़िया की तरह। राधा ने अपने तीसरे बेटे की हालत याद कर दिल पर पत्थर रखकर कठोर आवाज में कहा, राही, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई है। तुम्हें हमारे साथ जाकर उससे माफी मांगनी होगी, ठीक है? राही ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उसे पता था अभी कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं, बिना किसी सबूत के। अगर वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को इनकार करेगी तो उसका वही हश्र होगा जो नॉवेल की राही का हुआ था। शाम को राधा घर की मेड मीना से सूप और हल्का खाना बनवाकर पैक कर लेती है। माथुर हाउस मनाली के पहाड़ों से घिरा था, जहां और भी पावरफुल फैमिली रहती थी। वहां से हॉस्पिटल आधे घंटे की दूरी पर था। यह हॉस्पिटल शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल था।
वीआईपी वार्ड में एक लड़का लेटा हुआ था, उसका एक हाथ मशीनों से घिरा हुआ था। लड़का देखने में बहुत हैंडसम और मासूम था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी, जैसे जीने की सारी उम्मीदें छूट गई हो। ये था समर, राही से 1 साल बड़ा, भाइयों में सबसे छोटा। उसके पास उसके दोनों भाई सागर और सम्राट भी बैठे थे। अपने भाई की हालत देख वो भी बहुत दुखी थे। राधा अंदर दाखिल हुई। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले अपने बेटे को ऐसे जिंदगी से निराश देख राधा के दिल में टीस उठी। अपने आप को संभालते हुए होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए वो समर के पास आई। देख समर, मम्मी तेरे लिए खाना लेकर आई है, तेरी फेवरेट डिश है, अपनी मम्मी के हाथ से खाएगा ना। समर ने राधा को देखकर मुंह फेर लिया। राधा उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करने लगी। कामना आई थी, उसने खिला दिया है इसे, सम्राट ने कहा। राधा एक पल को खामोश हो गई। कामना उनके घर की मेड लता की बेटी थी। लतिका के पति की मृत्यु होने के कारण लता अपनी बेटी को अपने साथ ही रखना चाहती थी। राधा को कोई परेशानी नहीं थी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कामना अपनी माँ के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। समर और राही की लड़ाई भी कामना को लेकर हुई थी, लेकिन राधा कामना को भी तो दोष नहीं दे सकती थी। गलती उसकी बेटी राही की ही थी। आखिर उसका भाई पूरी जिंदगी बिना दोस्तों के कैसे रह सकता था। अच्छा है तुमने खा लिया, खाने से तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा सर्जन ढूंढ रहे हैं, तुम हिम्मत मत हारो। समर उदासीनता से घिरा हुआ था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। झूठ मत बोलो, मेरे हाथ की नसें खराब हो गई है, अब मैं कभी म्यूजिक नहीं बजा पाऊंगा। अपाहिज हो चुका हूँ मैं। नहीं समर, ऐसा मत बोल, सब मेरी गलती है, मैं जानती हूँ तू अभी सदमे में है। राधा की आंखों में आंसू भर आए। आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो उसे मांगनी चाहिए, कहो उसे मुझे अपना हाथ काट कर दे दे, मैं सब भूल जाऊंगा, समर ने गुस्से में भर कर कहा। समर, राधा का गला रूंध गया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन वो अभी बच्ची है और तुम्हारी छोटी बहन। बहन, आप सब के सब बुरे हो, किसी को मेरी परवाह नहीं है, एक वो ही आपकी बेटी है, मुझे तो सड़क से उठाया होगा। समर गुस्से में फट पड़ा, उसका दिल आक्रोश से भरा पड़ा था। समर, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? राघव जी ने उसे डांटा और राधा को चुप कराने लगे। सम्राट ने समर को समझाते हुए कहा, मैं समझता हूँ माँ पापा की गलती है, लेकिन राही का हाथ तोड़ देना भी प्रैक्टिकल नहीं है। हम सब उपाय सोच रहे हैं, तुझे शांत रहना होगा। भाई तुझसे वादा करता है, राही को सजा जरूर मिलेगी। सम्राट सबसे बड़ा था, पापा के बाद घर में उसी की चलती थी। समर कुछ हद तक शांत हो गया। वैसे भी राही का हाथ तोड़कर भी कौन सा उसका हाथ वापस आ जाएगा। समर ने आंखें बंद कर ली। एक बार फिर वो गहरे अंधकार में डूब गया। राही दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। समर का हाथ फ्रेम पर लटका हुआ था, जिस पर बहुत सारी मेडिकल मशीनें लगी हुई थी। नोवेल में समर का हाथ कभी ठीक नहीं हुआ था, जिस कारण वो राही से बेहद नफरत करने लगा था। ऊपर से जब वो देखता कैसे उसके माँ बाप अभी भी राही से प्यार करते हैं, उसका मन करता राही को मार ही दे। ऐसे गहरे अंधकार में उसका एक ही सहारा थी, इस नोवेल की हीरोइन कामना। चैप्टर 2, समर से मिलना। राही ने अपने हाथों को देखा, वो ऑपरेशन कर सकती थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसने बहुत सारी सर्जरी की थी, लेकिन अभी के लिए उसे पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे और प्रैक्टिस भी, जिससे उसके हाथ ना कान पे। सम्राट ने राही को देख लिया और बाहर निकल आया। अंदर आकर माफी मांगो, उसकी आवाज सर्द थी। वो गुस्सा हो जाएगा, राही ने सिर झुकाकर कहा। ओह, तो तुम्हें पता है कि वो गुस्सा हो जाएगा? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था? मैं कुछ नहीं जानता, अगर समर ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जाओ और माफी मांगो। सम्राट की भौहें तनी हुई थी। सम्राट लंबा था और राही सिर्फ उसके सीने तक आ रही थी। सफेद फर वाले स्वेटर, पिंक जीन्स और पिंक बूट्स में वो सफेद खरगोश की तरह लग रही थी, पर सम्राट को लगता था उसकी बहन जैसी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, उसका दिल कोयले की तरह काला हो गया है। राही ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर घुस गई। समर की नजर जैसे ही राही पर गई, गुस्से से उसका रोम रोम कांप उठा। बहुत खुश हो ना मुझे ऐसे देखकर? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपाहिज बना दिया। अब मैं कभी पियानो नहीं बजा पाऊंगा, कभी नहीं। समर चिल्लाता रहा और राही सिर झुकाकर सब सुनती रही। अगर सागर ने उसे ना पकड़ा होता तो वो उछलकर राही पर झपट पड़ा होता। राही को चुप देखकर भी समर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने पास रखा टिफिन बॉक्स अपने सही वाले हाथ से उठाया और राही की ओर फेंक दिया। ये टिफिन बॉक्स कामना लाई थी समर के लिए। समर की भूख मर चुकी थी, इसलिए उसने थोड़ा सा ही खाया था। टिफिन बॉक्स राही के सिर पर लगा और उसका सारा खाना राही के ऊपर गिर गया। राही की हालत देखकर राधा का दिल बैठ गया। राही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? जरा सी चोट लगी तो इतना बुरा लग रहा है? मेरा सोचो, जिसका एक हाथ जिंदगी भर के लिए खराब हो गया, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। राही की ओर बढ़ते राधा के कदम ठिठक गए। वो दोनों बच्चों के बीच फंस चुकी थी। मैं अभी आती हूँ। अपनी माँ को दोराहे से निकालने के लिए राही बाहर निकल गई। अपनी बेटी को इस तरह जाता देख राधा का मन विचलित हो उठा, लेकिन समर के कारण वो कुछ नहीं कह पाई।
कुछ देर बाद राधा बाहर आए। राही वैसे ही खड़ी थी। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ, राही ने चुप्पी तोड़कर कहा। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, राधा ने कहा और वापस अंदर चली गई। उसके बाद राधा ने समर के पास हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला किया। समर की मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं थी, ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। राघव जी और सम्राट राही के साथ घर की ओर निकल गए। सम्राट ड्राइवर के बराबर में आगे बैठा था, राही और राघव जी पीछे बैठे थे। राही, 1 हफ्ते तक तुम कॉलेज नहीं जाओगी, छुट्टी की बात मैं तुम्हारे कॉलेज में कर लूंगा, घर रहकर अपनी गलती पर ध्यान दो, सम्राट सख्ती से बोला। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सम्राट, राही का अभी फर्स्ट ईयर है, इतनी कठोर सजा, राघव जी ने टोका। पापा प्लीज, आपने और मम्मी ने वादा किया था कि आप राही के साथ सख्ती करेंगे, वैसे भी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान बनना है। राघव जी चुप हो गए। सुन रही हो तुम, 1 हफ्ते घर पर रहकर अपनी गलती पर विचार करो, आगे से ऐसा कभी ना हो, सम्राट ने कड़क आवाज में कहा। राही ने हाँ में सर हिला दिया। नॉवेल में राही ने इसी बात पर सम्राट से बहुत लड़ाई की थी। वो नहीं जानती थी सम्राट ये सब उसी के भलाई के लिए कर रहा था, जिससे उसकी बहन एक अच्छी नेक दिल इंसान बने, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं समझ पाई। दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि सम्राट ने ईवा से कोई उम्मीद ही छोड़ दी। राही की जगह उसने कामना को दे दी, जो समझदार थी। कामना की कामयाबी में सम्राट का बहुत बड़ा रोल था। घर आकर राघव जी और सम्राट अपने अपने कमरों में चले गए। राही अपने कमरे में ना जाकर अपने भाई सागर के लैब रूम में चली गई। सागर लंदन से बायोलॉजी पढ़ रहा था, घर पर उसका बायो लैब भी था। राही अंदर आए, वहां माइक्रोस्कोप भी था, सर्जरी के जितना परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिलहाल उसका काम हो गया था। युवा किचन से अंडे लाए और एक्सपेरिमेंट करने लगी। इसी तरह वो काफी बिजी थी कि घर में एक मेहमान की एंट्री हुई। वो था इस कहानी का हीरो, छत्री केशव, राही का टीचर। सम्राट ने केशव को बुलाया था राही को ट्यूशन देने के लिए और सबसे ज्यादा उसे कुछ तमीज सिखाने के लिए। केशव इस कहानी का हीरो था, बहुत मेहनती और टैलेंटेड। उसकी माँ जिससे प्यार करती थी उससे उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अपने बच्चे को वो अकेले ही पालती है। केशव को अभी नहीं पता वो बहुत बड़े खानदान का बेटा है, ये सब आगे जाकर उसे पता चलता है। फिलहाल अपनी माँ के इलाज और अपनी कॉलेज फीस के लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, जिस कारण वो राही को ट्यूशन देने को तैयार हो गया। जबकि उसने राही के बारे में बहुत सुना था कि वो अमीर खानदान की बिगड़ी हुई लड़की है, एकदम जिद्दी और बिगड़ेल, अपनी मनमानी करने वाली, पर सम्राट उसे अच्छे पैसे दे रहा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कहानी में राही इसी दौरान केशव के प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि यही समय था जब सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। केशव उसे अपना सा लगने लगा था। राही को जब पता चला घर में केशव आया है, वो अपने कमरे से बाहर ना निकली, लेकिन अब तक छिपती सम्राट उसके कमरे में आया। राही, मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। राही सम्राट के साथ उसके स्टडी रूम में आए, जहां पहले से ही केशव बैठा था। कहानी का हीरो था केशव, बहुत हैंडसम भी था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में वो चार्मिंग लग रहा था, पर ईवा को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि केशव ही नोवेल वाली राही की मौत का कारण था। राही का कॉलेज पूरा होते ही केशव से उसका मिलना नहीं हुआ था, लेकिन राही उसे नहीं भूल पाई। घर में या बाहर राही पूरी तरह केशव के प्यार में पागल थी। जब वो दोबारा केशव से मिली, केशव वो पुराना वाला गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक करोड़पति परिवार का प्रिंस बन चुका था। पर ईवा उसके पैसों से नहीं, उससे प्यार करती थी, लेकिन केशव उससे नहीं, कामना को प्यार करता था, क्योंकि कामना एक सुंदर, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी जिसने अपनी काबिलियत से सब कुछ पाया था। राही की तरह नहीं, जो एक नंबर की नेचुरली घमंडी थी, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई थी, जिसे सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाया करता था। राही से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो बदले की आग में जल उठी। जो उसका नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हो सकता। उसने केशव और कामना को तबाह करने की ठान ली, लेकिन इस सब में उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही मर गई। राही को अब ये सब नहीं दोहराना था। केशव की नजर राही पर गई, जो 18 साल की उम्र में 16 साल की लग रही थी। मासूमियत उसके चेहरे पर कूट कूट कर भरी थी, आंखें बड़ी बड़ी गोल थी, बालों की ऊंची सी पोनीटेल बनाई हुई थी, व्हाइट टॉप और पिंक शॉर्ट्स में वो नजरें झुकाए खड़ी थी। जैसा सुना था ये वैसी तो नहीं लगती, या भोली होने का नाटक कर रही है। केशव ने मन ही मन सोचा। उसने सुना था कैसे राही ने अपने ही भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस कारण समर का हाथ खराब हो गया। केशव के दिल में राही की कोई अच्छी इमेज नहीं थी। ये है केशव तुम्हारे लिए ट्यूटर, जब तक तुम घर पर रहोगी यही तुम्हें पढ़ाएंगे। उसके बाद वीकेंड में सम्राट ने केशव को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हिदायत देते हुए कहा, और हाँ, तुम केशव को परेशान मत करना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राही ने हाँ में सिर हिला दिया। दरअसल वो बहुत कम बोलती थी, कारण था वो बचपन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज दी गई थी, जहां वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती थी। धीरे धीरे वो गुमसुम रहने लगी थी, ये खामोशी ही उसकी दोस्त थी। ठीक है फिर केशव, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। सम्राट के कहने पर केशव ने हाँ कहा और राही के पीछे उसके स्टडी रूम में आ गया। वैसे भी उसे इस नौकरी के हर दिन पैसे मिलने वाले थे। अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी।
राही का स्टडी रूम पिंक शेड में था, प्रिंसेस स्टाइल। केशव ने चारों तरफ देखा। राही वाकई में माथुर खानदान की प्रिंसेस थी। बाहर लोग कहते हैं कि वो डेविल है, खैर उसे क्या, चाहे प्रिंसेस हो या डेविल, उसे तो अपना काम करने से मतलब है। पहले तुम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाओ, इससे मुझे पता चलेगा तुम्हें कहाँ परेशानी होती है। केशव ने एक क्वेश्चन पेपर आगे बढ़ाया। राही ने पेपर लिया। केशव कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। एक क्वेश्चन करने के बाद राही धीरे से अपना फोन निकालकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद केशव उठा और राही की तरफ आया। राही ने तुरंत फोन नीचे छिपाकर लिखना चालू कर दिया। केशव ने देखा राही ने एक ही क्वेश्चन करा है, लेकिन सही करा है। वो उसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता है। वो एक टॉपर स्टूडेंट था और उसके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। पढ़ाते हुए एक बार केशव की उंगलियां राही की उंगलियों से छू जाती है। राही सहमकर एकदम से पीछे हो गई। उसकी आंखों में डर था। केशव हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुंडा हो, लेकिन राही ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। वो अजनबी लोगों से डरती थी और केशव से तो वो जितना दूर रही उतना अच्छा था। आखिर केशव ही नोवेल वाली राही की मौत का कारण था और अब वो उसी नोवेल में कैद थी। रात को जब राघव जी घर आए, वो राही को दादा दादी की हवेली ले गए। दादा दादी अकेले रहते थे, लेकिन कोई ना कोई उनसे मिलने आता रहता था, चाहे कोई भी त्योहार हो या कोई खास बात। हवेली में नौकर चाकर तो लगे ही रहते थे। राही जैसे ही हवेली में दाखिल हुई, दादा दादी लिविंग रूम में ही उनका इंतजार कर रहे थे। राही को देखते ही दादी माँ ने राही को अपने पास खींच लिया। मेरी गुड़िया बेटा, किसी ने तुझे डांटा तो नहीं? दादी माँ राही को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि वो सही सलामत तो है। ये देखकर राघव जी की भौहें तन गई। माँ, चोट समर को लगी है, राही को नहीं, और इस बार गलती राही की है। चैप्टर 4, दादी का प्यार। दादी माँ राही को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि वो सही सलामत तो है। ये देखकर राघव जी की भौहें तन गई। माँ, चोट समर को लगी है, राही को नहीं, और इस बार गलती ईवा की है। तू चुप कर, दादी माँ ने राघव जी को डांट लगाई दी। मुझे मेरी राही पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखा भी है कितनी कमजोर है ये क्या किसी को धक्का देगी, वो अपने भाई को? तू इस पर यकीन कर सकता है, मैं नहीं। समर का खुद ही पैर फिसला होगा और इल्जाम बेचारी राही पर लगा दिया। कोई विश्वास करे ना करे, दादी माँ को राही पर पूरा विश्वास था। उनके 3 बेटे हुए थे, उन्हें बेटी की बड़ी चाह थी, लेकिन उनके एक भी लड़की नहीं हुई। दादी माँ ने अपनी उम्मीदें अपने बेटों से लगा ली। तीनों की शादी हो गई, किसी के तो लड़की होगी लेकिन नहीं, 8 पोते हो गए लेकिन पोती एक भी नहीं। दादी माँ बहुत मन्नतें मांगी, पूजा करनी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और राही का जन्म हुआ। राही उन्हें अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारी थी। बचपन में ज्यादातर वो हवेली में ही रहती थी। दादी माँ को पता था राही थोड़ी गुस्से वाली नेचुरली हो सकती है, लेकिन उसका दिल कपटी नहीं है। घर में सबको वो बहुत प्यार करती है। माँ, आप राही की साइड लेना बंद करो, ऐसे तो ये और बिगड़ जाएगी, राघव जी ने समझाया। तू कहना क्या चाहता है? मुझे बच्चे पालने नहीं आते। 3 बच्चों को पाला है मैंने, और आज जब मैं बूढ़ी हो गई तो तू मेरी परवरिश पर सवाल उठा रहा है। दादी माँ की जोरदार फटकार के बाद एक पल तो राघव जी देखते ही रह गए, फिर होश में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोले, माँ, तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी हो, मुझे अपनी राही पर पूरा विश्वास है और वो तुम्हारे घर की मेड। उसे निकालो घर से। नौकर मालिक की सेवा के लिए होते हैं, गुस्सा दिलाने के लिए नहीं। अगर राही को वो लड़की पसंद नहीं है तो उसे घर में नहीं रहना चाहिए। दादी माँ ने राघव जी का हाथ झटक दिया। राही ने देखा दादी माँ और डैड में उसे लेकर झगड़ा हो रहा है। उसने धीरे से दादी माँ का हाथ खींचा। दादी माँ, आप डैड को कुछ मत कहो, गलती मेरी ही थी। राही ने कहानी के बारे में सोचा। नोवेल में राही ने भले ही समर को धक्का ना दिया हो, पर कामना को लेकर झगड़ा करना भी गलत था। आखिर समर किसी को भी अपना दोस्त बनाए, वो उसकी लाइफ है। नोवेल में राही अड़ियल तो थी। दादी माँ ने राही को गले लगा लिया। राघव जी को भी लगा उनकी बेटी सच में बदलने की कोशिश कर रही है। दादाजी जो अब तक चुप थे, उन्होंने राही को अपने पास बुलाया। राही सिर नीचा करके उनके पास आकर खड़ी हो गई। दादाजी भी दादी की तरह राही से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते उन्हें अपने पोते समर के लिए भी सोचना था। पहले मैं तुम पर गुस्सा था, लेकिन तुमने अपनी गलती मांगी, मुझे अच्छा लगा। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दादाजी, राही ने मासूमियत से कहा। दादी माँ आए और राही को अपने पीछे खींचकर दादाजी पर गुस्सा करने लगी। तुम मेरी पोती को क्यों डांट रहे हो? एक तो पहले ही सबने बहुत सुनाया है उसे। ये बात उन्होंने राघव जी को देखकर कही। कुछ देर बाद सबने डिनर किया। दादाजी और राघव जी बैठकर सोफे पर बातें कर रहे थे। सुना है वो लड़का मनाली आ रहा है। राघव जी समझ गए दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, वो आ गया है मनाली। तुम दूर रहना उससे, सुना है बहुत बड़ा संकी है, दादाजी ने कहा। हाँ, संकी भी और खतरनाक भी। ओब्रोय खानदान का इकलौता बेटा है, फिर भी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन में नहीं रहता वो। दादाजी ने सुना था मनन ओब्रोय के साथ हर समय बॉडीगार्ड्स रहते हैं। सिर्फ इकलौता वारिस ही नहीं, उसे दिल की बीमारी भी है, इसलिए उसके दादाजी उसे संभाल कर रखते हैं।
अच्छा, हाँ, और आपको पता है मनन के चाचा जी विक्रम भी बहुत पावरफुल है। विक्रम पहले बहुत शैतान था, इस चक्कर में उसने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए। एक बार उसका किडनैप हो गया और विक्रम की जान बचाने के लिए उसके बड़े भाई की जान चली गई। जब से ही विक्रम सुधर गया और खुद को मनन का अपराधी मानने लगा, इसलिए विक्रम ने कभी शादी नहीं की। उसकी सारी संपत्ति का वारिस मनन है। राही जो आइसक्रीम खा रही थी ये सब सुन रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मनन, ये तो इस कहानी का विलेन है। मनन ओब्रॉय कहानी का विलेन था। राही को बस इतना ही पता था, वो बेहद खतरनाक और सनकी था और केशव से उसकी दुश्मनी थी। नॉवेल में जब राही की मौत हो जाती है उसके बाद वो सो गई थी और फिर इस नॉवेल में आ गई, इसलिए आगे केशव और मनन में क्या हुआ वो उसे भी नहीं मालूम। राघव जी राही को लेकर जाने लगे तो दादी माँ उन्हें रोकने लगी। तू दिन भर ऑफिस में रहता है, राधा हॉस्पिटल में है, राही घर में अकेली क्या करेगी, इसे यही छोड़ जा, माँ ये मिलने आ जाएगी आपसे। राघव जी को डर था दादी माँ के लाड़ प्यार में राही फिर से ना बिगड़ जाए, इसलिए उन्हें समझा बुझाकर वो राही को घर ले आए। अगले दिन सुबह का समय, सम्राट का सिर भारी हो रहा था, उससे उठा ही नहीं जा रहा था, गला भी भारी था, शायद उसे फीवर था। पापा ऑफिस चले गए थे और माँ घर में थी नहीं। सम्राट वापस लेट गया, शायद लेटकर आराम मिले। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और राही अंदर आई। सम्राट को एहसास हुआ राही का नाजुक हाथ अपने माथे पर, फिर वो कमरे से निकल गई। सम्राट को लगा वो चली गई, लेकिन 5 मिनट बाद राही हाथ में कुछ लेकर आई। वो ठंडे पानी का बाउल था और सफेद रुमाल। राही ने दोनों चीज टेबल पर रखी और मेडिकल किट से दवाई निकालकर सम्राट के पास आए। सम्राट ने हल्की सी आंखें खोलकर राही को देखा। तुम्हें कैसे पता चला मैं बीमार हूँ? चैप्टर 5 राही की कैर। सम्राट को एहसास हुआ राही का नाजुक हाथ अपने माथे पर, फिर वो कमरे से निकल गई। सम्राट को लगा वो चली गई, लेकिन 5 मिनट बाद राही हाथ में कुछ लेकर आई। वो ठंडे पानी का बाउल था और सफेद रुमाल। राही ने दोनों चीज टेबल पर रखी और मेडिकल किट से दवाई निकालकर सम्राट के पास आए। सम्राट ने हल्की सी आंखें खोलकर राही को देखा। तुम्हें कैसे पता चला मैं बीमार हूँ? बोलने में भी उसे काफी तकलीफ हो रही थी। आप आज समय पर नहीं उठे? राही ने छोटा सा जवाब दिया। रोजाना सम्राट जल्दी उठता था, एक्सरसाइज करता था। जब आज उसे देर हो गई राही को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने देखा तो सच में सम्राट को फीवर था। राही ने सम्राट का सिर पकड़कर दवाई खिला दी और पानी पिला दिया। दवाई के असर से सम्राट गहरी नींद में सो गया। इस दौरान राही उसके पास ही रही, ठंडी पट्टियां करती रही। जब सम्राट उठा राही सामने कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसे उठता देख राही बाहर निकल गई और गर्मागर्म सूप लेकर आई। सूप की खुशबू से सम्राट को एहसास हुआ उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक बाउल सूप पीकर उसे बहुत अच्छा लगा। सूप भी बहुत टेस्टी था। राही फिर बाहर गई और इस बार उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे में ब्रेकफास्ट था, चीज टोस्ट, फ्रेश फ्रूट सलाद और ऑरेंज जूस। खाना खूबसूरती से सजाया गया था। सम्राट ने सारा ब्रेकफास्ट चट कर दिया। उसे लगा उसका शरीर एनर्जी से भर गया। ईवा चली गई। सम्राट के दिल में राही के प्रति गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। सम्राट ने गर्म पानी से शॉवर लिया और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। काम करते हुए उसे स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट याद आया। मीना आंटी कब से वेस्टर्न ब्रेकफास्ट बनाने लगी था, तो बहुत टेस्टी। जब समर घर आएगा उनसे फिर बनवाऊंगा, समर खुश हो जाएगा। सम्राट को नहीं पता था आज तो मीना आंटी ने छुट्टी ले रखी थी। घर पर सिर्फ वो और राही ही थे। अगले 5 दिनों तक राही एक्सपेरिमेंट करती थी, केशव से ट्यूशन लेती थी। फिलहाल उसके 2 मेन मकसद थे, पहला समर के लिए सर्जरी करना और उसका हाथ ठीक करना, और दूसरा था अपनी बेगुनाही साबित करना। उसके लिए उसे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। ये हादसा रिसोर्ट में सीढ़ियों के ऊपर हुआ था, जहां कैमरा तो होगा ही, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, बल्कि सबने समर की बात मान ली थी। यहाँ तक नॉवेल में राही ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो पहले तो मना करती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब किसी ने उसकी नहीं सुनी तब राही चिल्लाई, हाँ मैंने भी धक्का दिया था समर को, कर लो जो करना है, एक काम करो मेरा हाथ काट कर समर को दे दो। अगले दिन सम्राट राही को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। राही ने कंधे पर एक बैग ले रखा था जो काफी भरा हुआ लग रहा था। सम्राट ने देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। कार घर से निकालते ही उसे कामना दिख गई जो लंच बॉक्स लिए खड़ी थी। आज वीकेंड था, शायद कामना समर के लिए ही लंच लेकर जा रही थी। सम्राट ने उसके सामने गाड़ी रोक ली। आ जाओ। आवाज सुनकर राही ने भी बाहर देखा। वो पहली बार इस नॉवेल की हीरोइन कामना को देख रही थी। जैसा नॉवेल में लिखा था, कामना देखने में सुंदर थी, ओवल चेहरा, गोरा रंग और तीखे नैन नक्श। आप जाएं, मैं बस लेकर चली जाऊंगी, कामना ने नम्रता से कहा। यहाँ इस समय बस नहीं मिलेगी, वैसे भी हम सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, चलो, सम्राट ने फिर कहा तो कामना बैठ गई। वो सम्राट के साथ आगे बैठी थी क्योंकि पीछे राही के पास कपड़ों का बड़ा सा बैग रखा था। सम्राट ने रियल व्यू मिरर से राही का चेहरा देखा। अगर राही सच में बदल गई है तो उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। सम्राट ने देखा गुस्सा तो दूर की बात है, राही उनकी तरफ देख भी नहीं रही बल्कि अपने फोन में लगी हुई थी। सम्राट कामना से समर के बारे में पूछने लगा। 2 साल से वो घर से बाहर था, इसलिए कामना समर की उससे बेहतर जानती थी। दोनों में काफी बातचीत हुई। कभी कभार दोनों एक नजर ईवा को देख लेते, लेकिन राही तो जैसे अपनी ही दुनिया में थी।
हॉस्पिटल पहुंचकर सम्राट ने राही को बाहर रुकने को कहा और खुद कामना के साथ अंदर चला गया। राही चुपचाप अपना बैग लिए कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठ गई। उसके सामने वाली बेंच पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही थी जैसे वो भूखा हो। राही ने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला। ये लंच उसने अपने हाथों से समर और माँ राधा के लिए बनाया था, लेकिन घर से निकलते ही कामना मिल गई। अब उसके लंच के सामने उसके खाने की कोई कीमत नहीं थी। फेंकने से अच्छा था किसी भूखे को ही दे दिया जाए। राही आगे बढ़ी और उस लड़के के हाथ को हल्के से हिलाया। लड़के ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। सबसे पहले तो राही ने ये देखा कि ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम था कि वो इंसान कम और वंपायर किंग ज्यादा लग रहा था। ये लंच तुम खा लो, मैंने आज सुबह ही बनाया था, अभी किसी ने नहीं खाया। राही ने लंच उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने इसलिए बताया कि लड़के को ये ना लगे कि वो बचा कुचा खाना उसे दे रही है। मनन की शार्प नजर अपनी सामने खड़ी डॉल जैसी लड़की पर गई, फिर उसके हाथ में पकड़े पिंक लंच बॉक्स पर। ये बच्ची उस पर दया कर रही है। मनन ओब्रोय के अब ये दिन आ गए। तभी वार्ड से किसी के बाहर निकलने की आवाज आई। राही ने तुरंत लंच बॉक्स मनन के हाथों में थमा दिया और भागकर वार्ड की तरफ चली गई। मनन के पतले होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस समय बहुत कातिलाना लग रहा था। राधा वार्ड से बाहर निकली और राही को लेकर अंदर चली गई। राही को देखते ही समर, जो अभी तक शांत था, गुस्से में उफनने लगा। क्यों आई हो यहाँ? मैं अपाहिज हो गया इसका तमाशा देखने या मगरमच्छ के आंसू बहाने? राधा का दिल दुख रहा था। वो समर को रोकना चाहती थी, लेकिन सम्राट ने इशारे से मना कर दिया। राधा चुप रही। वो समझती थी इस समय वो जितना राही का बचाव करेगी, समर राही से उतनी ही नफरत करेगा। राही तो सब चुपचाप सुनती रही। तुम्हारे चुप रहने से या मेरे लिए कुछ भी करने से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। बहुत देर तक कोसने के बाद समर थककर चुप हो गया। माँ, आज मैं समर के पास रुक जाता हूँ, आप घर चली जाओ, सम्राट ने कहा। ठीक है। राधा राही को लेकर निकल गई। पार्किंग एरिया तक आकर राधा ने अपनी नन्ही गुड़िया को देखा। राही, तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं बोला। अपने भाई को थोड़ा समय दो, वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन तुम उसकी नन्ही परी हो, वो तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। राही ने हाँ में सर हिला दिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की ऐसी हालत, ऊपर से उसके बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं, ये किसी भी माँ के लिए असहनीय पीड़ा थी। राही ने अपना हाथ राधा के आंसू साफ करने के लिए बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। वो इन रिश्तों में बिल्कुल नहीं थी। राधा ने राही की हरकत देखी और फिर उससे अपने आंसू नहीं रोके गए। राही के गले लगकर वो जोर जोर से रोने लगी। राही की मासूम आंखें बड़ी हो गई। राधा को कांपता महसूस कर राही ने अपना हाथ राधा की पीठ पर रख दिया। कुछ देर जी भर रोने से राधा के मन हल्का हो गया। वो राही से अलग हुई और बोली, राही, अब तुम्हें अच्छी बच्ची बनना है, ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी जिससे किसी को तकलीफ हो। राही ने हाँ में सर हिला दिया। राधा ने राही का माथा चूम लिया। तुम्हारे पापा सर्जन ढूंढ रहे हैं, समर का हाथ जरूर ठीक हो जाएगा और हम सभी पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। राधा राही को तसल्ली दे रही थी, साथ में खुद को भी। 6 कॉलेज जाना। आज सोमवार था और राही को कॉलेज जाना था। कॉलेज में एक ही चर्चा थी, राही इज द डेविल सिस्टर। कॉलेज फोरम पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी राही को लेकर थे, जैसे ये राही बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आए, लगता है इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ऐसी लड़की को हमारे कॉलेज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लड़की अपने भाई के साथ इतना बुरा कर सकती है, वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेगी। माथुर परिवार का कलंक है। राही कहाँ उसके टैलेंटेड भाई और कहाँ ये बदतमीज लड़की। राही यही सब पढ़ रही थी कि उसे एक मैसेज आया। राही ने देखा, डॉक्टर मिरेकल, आपने जो रिपोर्ट्स भेजी थी दे आर जस्ट ओसम, हम आपसे मिलना चाहते हैं। राही की उंगलियां लैपटॉप पर चली। आई एम नॉट फ्री नाउ। उधर से कुछ समय बाद रिप्लाई आया, इट्स ओके, आपके पास जब समय हो हम तब मिल सकते हैं, तब तक हम ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में रहेंगे। राही ने लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि कॉलेज आ चुका था। राही के आते ही सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन राही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ती रही। उसी समय कामना की बस आकर रुकी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर आई, उसकी दोस्त संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। कामना, यू नो वॉट, आज राही कॉलेज आई है। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? उसने अपने भाई के साथ इतना बुरा किया और फिर भी ये कॉलेज आ गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी फैमिली अपने बच्चों को बचाएगी। तू सही कह रही है, मैंने भी सुना था माथुर फैमिली राही को लड़कों से ज्यादा फेवर करती है, लेकिन आज देख भी लिया, बट इट्स सो डिस्गस्टिंग। संजू, समर और कामना क्लासमेट्स थे। संजू समर को पसंद करती थी। पहले उसने राही से दोस्ती की क्योंकि राही समर की इकलौती बहन थी। उसके जरिए वो समर को पाना चाहती थी, लेकिन राही ने उसे बिल्कुल घास नहीं डाली, बल्कि उसके इरादे भांप गई और बोली, मेरे भाई से दूर रहना, समझी? संजू गुस्से में बौखला गई थी। वो क्यों समर के लायक नहीं है? ये राही सबसे चिढ़ती है। फिर संजू की दोस्ती कामना से हुई क्योंकि कामना समर की दोस्त थी। राही की जहाँ करेले की तरह कड़वी जुबान थी, वहीं कामना की कोयल जैसी मीठी।
अच्छा कामना, हमारी क्लास में सबने समर के लिए वेल विशेष कार्ड तैयार किए हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो किस हॉस्पिटल में है, क्या तू हमें अपने साथ ले जाएगी? संजू ने कहा, अभी समर को आराम करने दो, वो इतने सारे लोगों को देखकर गुस्सा हो जाएगा। कामना का जवाब सुनकर संजू का चेहरा लटक गया। ठीक है, फिर तुम ही हमारे कार्ड ले जाना। कामना ने देखा संजू नाराज है तो वो बात संभालते हुए बोली, जब समर का मूड अच्छा होगा मैं बात करती हूँ उससे। सच? संजू खुशी के मारे उछल पड़ी। तू कितनी अच्छी है, एक वो घमंडी रही है ना तेरे जितनी सुंदर, ना होशियार, गुस्सा तो नाक पर रखा रहता है। धीरे से कहीं वो सुन ना ले। सुनती है तो सुने, मैं क्या डरती हूँ इससे। कैसे मुंह उठाकर चली आए, इसे नहीं पता इसकी बेन बजने वाली है। मतलब? कामना ने उत्सुकता दिखाई। अरे अपनी वो लेडी डॉन सोफी है ना, उसने कसम खा रखी है इस राही को सबक सिखाने की। सोफी कॉलेज के चेयरमैन की बेटी थी, पूरे कॉलेज में उसका दबदबा था, कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सोफी समर के म्यूजिक की फैन थी और जैसे ही उसे खबर मिली कि राही ने समर का हाथ तोड़ दिया और समर अब कभी पियानो नहीं बजा पाएगा, सोफी गुस्से में फट पड़ी। DK कॉलेज काल्पनिक नाम, शहर का बेस्ट कॉलेज था। यहाँ 3 तरह के स्टूडेंट्स होते थे, पहले जो पढ़ाई में टॉपर है जैसे कामना, दूसरे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है जैसे राही, और तीसरे जिनके पास टैलेंट भी है और फैमिली बैकग्राउंड भी जैसे युवा का भाई समर। राही पढ़ने में बिल्कुल जीरो थी। राही जैसे ही क्लास में घुसी सबकी नजरें उस पर। राही सबकी नजरों के बीच अपनी सीट के पास गई। उसने देखा वहां उसकी जो बुक्स रखी रहती थी वो गायब है। राही की नजर क्लास में पीछे रखे डस्टबिन में गई जहां उसकी किताबें किसी ने फेंक दी थी। क्लास में घोर सन्नाटा छा गया। राही की नजर अपनी डेस्कमेट पर गई, ये थी गुंजन। गुंजन डरपोक स्वभाव की थी, राही को नजरें देखकर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये सोफी का काम है, मैं सच बोल रही हूँ, वो कांपते हुए बोली। सोफी? राही ने याद किया, ये सोफी इस कॉलेज की लेडी डॉन थी और इसकी कामना से काफी गहरी दोस्ती थी। कामना का एक नौकरानी से सोसाइटी में ऊंचा स्थान पाने तक के सफर में इस सोफी का बड़ा रोल था। कामना ऐसी हीरोइन थी जिसकी सबसे बनती थी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सोफी दंदनाती हुई पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी, उसके पीछे उसकी पूरी टोली थी। राही के आने की खबर सुनते ही वो यहाँ धमक पड़ी थी। राही को उंगली दिखाते हुए सोफी चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में आने की? अपने भाई को धक्का देते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? तुझमें शर्म नाम की चीज है या नहीं? निकल जा अभी के अभी, वापस कॉलेज में मत आना, यहाँ कोई तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। किसने कहा मैंने समर को धक्का दिया? राही ने बेहद शांत भाव से कहा। ये सवाल उसने नोवेल वाली राही की तरफ से पूछा था जिसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो देखो वो उसे सुनाए ही जा रहा है। उसके घर वालों तक तो ठीक था, लेकिन अब ये लोग जिन्हें वो सही से जानती भी नहीं उसे बेमतलब में जो मन कर रहा है वो सुना रहे हैं। सब लोग जानते हैं तुमने ही अपने भाई को धक्का दिया है, सोफी कमर पर हाथ रखकर बोली। सबने कहा है। उन सब में से किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है या किसी के पास कोई सबूत है? राही का सवाल सुनकर सोफी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वाकई में इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, ये लड़की जानबूझकर उसे घुमा रही है। सोफी ने राही को उंगली दिखाई, मैं तुम्हारी गोल गोल बातों में नहीं फंसने वाली, समझी तुम? राही ने जोर से मेज पर हाथ मारा। सब आंखें बड़ी करके उसे देखने लगे। राही का हाथ अपने बैग के अंदर गया और उसने कुछ बाहर निकाला। ये क्या? चाकू? चाकू? कुछ देर तक जो लड़की खुद को डॉन समझ रही थी वो डरकर 2 कदम पीछे हट गई। एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने सबूत दिखा दिया तो तुम मेरा हाथ काट सकती हो, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगी। तुम पागल हो? सोफी चीखी। गुंजन भी डरकर पीछे हट गई थी, बाकी के बच्चे भी आंखें फाड़े राही को देख रहे थे। डरने की क्या बात है? तुम्हारे पास सबूत है तो हाथ मेरा कटेगा, या तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है? सोफी की बोलती बंद हो गई। अगर वो ना कहेगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, और हाँ कहेगी तो हार जाएगी, क्योंकि उसके पास वाकई में कोई सबूत नहीं था। सभी की नजर सोफी पर थी। सोफी के माथे पर पसीने आ गए। ऐसी परिस्थिति में वो पहली बार फंसी थी। ना भागते बनता था ना खड़े होते। तभी उसकी साथी बोली, बॉस आप क्यों इसके मुंह लग रही हो? ये कॉलेज में चाकू लाए है, इसकी क्लास टीचर से कंप्लेन करते हैं, वो जरूर इसे कॉलेज से निकाल देंगे। सोफी ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। राही की बातों ने उसका दिमाग ही बंद कर दिया था। सोफी फुफकारती हुई अपनी टोली के साथ चली गई। सभी स्टूडेंट्स हैरत भरी नजरों से राही को देखने लगे। ईवा ने सोफी को भगा दिया। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आए। वो 50 के लगभग के मोटे थुलथुले थे, सिर के बीचों बीच कुछ बाल बचे हुए थे। आते ही उन्होंने सभी स्टूडेंट्स पर नजर घुमाए और उनकी नजर राही पर रुक गई। राही, मैंने सुना है तुम कॉलेज में चाकू लाए हो। उन्हें ही नहीं, कॉलेज में सबको पता था राही ने अपने भाई के साथ क्या किया। लेकिन राही के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कोई टीचर कुछ नहीं कह सकता था। क्लास टीचर ने बिना सच जाने सिर्फ अफवाहें सुनकर अपने मन में राही की गलत इमेज बना ली थी।
मेरे पास कोई चाकू नहीं है, राही ने बड़े शांत अंदाज में कहा। हाउ डेयर यू, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अपने बैग से चाकू निकालते देखा था, यहाँ तक कि क्लास में सभी ने देखा था, सोफी चिल्लाई। क्लास टीचर ने भी राही को घूरा। राही चुपचाप अपनी गलती मान लो और चाकू इधर लाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। राही ने अपने बैग में से चाकू निकाला। चाकू देखते ही सोफी उछल पड़ी। सर देखिए, मैंने कहा था ना इसके पास चाकू है। ये चाकू नहीं टॉफी है, राही ने कहा। टॉफी? तुमने सबको पागल समझता है, सोफी गुर्राई। सबकी नजरों के सामने राही ने चाकू अपने मुंह में रख लिया। सबकी चीख निकल गई। तभी सबने कच की आवाज सुनी, वो चाकू टूट गया। राही ने अपने होठों पर जीभ फिराई। ये टॉफी चीनी से बनी है, इट्स शुगर आर्ट। कहते हुए राही ने अपने बैग से एक और नाइफ निकाला और मेज पर तोड़ दिया। चाकू के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबके मुंह देखने लायक थे, खासकर सोफी और क्लास टीचर। इस लड़की ने मुझे इतना बड़ा पोपट बनाया, सोफी गुस्से में उफन रही थी। टॉफी टॉफी। चैप्टर 7। क्लास टीचर बिलबिला कर रह गई, कौन इस तरह की टॉफी लाता है? ये लड़की जानबूझकर बवाल करना चाहती थी। सब अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्लास टीचर ने कहा। सोफी भी वापस जाने को मुड़ी तभी। वेट अ मिनट सर, मुझे कंप्लेन करनी है, किसी ने मेरी बुक्स डस्टबिन में फेंक दी, ईवा ने कहा। सोफी ने राही को घूरा। उसकी आंखें आग उगल रही थी, जैसे अभी उसे भस्म कर देगी। क्लास टीचर को भी राही की कंप्लेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वो सिर्फ पैसों के दम पर इतने बड़े कॉलेज में है। लेकिन अब पूरी क्लास के सामने वो चुप भी नहीं रह सकते थे, इसलिए क्लास टीचर ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, किसने किया है ये सब? किसी को पता है तो वो आगे आए, नहीं तो इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। सब चुप रहे। सबको पता था ये काम सोफी का था। सोफी ने सबके सामने राही की बुक्स फेंकी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था। गुंजन ने भी सिर झुका लिया। सोफी सर के पीछे खड़ी थी। उसने सभी स्टूडेंट्स को अपनी नजरों से धमकाया, जैसे कह रही हो, अगर किसी ने मुंह खोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाउटिंग। सबने सिर झुका लिया। किसी को नहीं पता तो अभी इस बात को यही खत्म करते हैं, किसी को कुछ पता चले तो मेरे ऑफिस में आकर बता सकता है, क्लास टीचर ने बात टालते हुए कहा। सोफी ने राही को विजयी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। क्लास टीचर वापस अपनी चेयर पर बैठने को हुए तभी। सर, ये घटना इसी हफ्ते हुई है, आई एम श्योर सीसीटीवी फुटेज से सब क्लियर हो जाएगा, राही ने बड़े शांत अंदाज में कहा। सोफी की तो जान ही सूख गई, कैमरे में तो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। क्लास टीचर के एक्सप्रेशन भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने राही को डांटते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? मैं सिर्फ उस बच्चे को अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा था। राही ने हाँ में सर हिलाया। ओके, लेकिन अगर वो अपनी गलती ना सुधारे तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। क्लास टीचर इतना गुस्सा थे कि उन्हें समझ नहीं आया क्या बोले। सोफी ने एक सरसरी निगाह ईवा पर डाली और चली गई। उसे किसी तरह उस रिकॉर्डिंग से छुटकारा पाना होगा। योजक चिन्ह। दूसरी ओर केशव अपने रूम में आया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। केशव अभी सेकेंड ईयर में था। उसके कमरे में घुसते ही उसका दोस्त सौरभ उस पर कूद पड़ा। दूर रह, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, केशव ने मुंह बनाकर उसे धक्का दे दिया। केशव, एक ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर तू भी खुशी से झूम उठेगा। ऐसी क्या बात है? हमारे सॉफ्टवेयर के लिए इन्वेस्टमेंट मिल गई है, वो भी पूरे 20 लाख। सौरभ खुशी से झूम रहा था। वो लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उन सभी दोस्तों में टैलेंट था पर पैसा नहीं, ऐसे में उन्हें इन्वेस्टर की जरूरत थी। ये सुनकर केशव का चेहरा भी खिल उठा। सच? हाँ भाई सच। नाम क्या है उनका? मिरेकल। मुझे उनका नंबर दे। सौरभ ने नंबर दे दिया। केशव ने मैसेज किया, हेलो आई एम केशव, द ओनर ऑफ लाइट सॉफ्टवेयर। इधर राही के फोन पर यह मैसेज आया। उसने तुरंत कोई रिप्लाई नहीं किया। वो केशव से दूर रहना चाहती थी। नोवेल की राही केशव का प्यार चाहती थी, लेकिन इस राही को पैसों से मतलब था, तभी तो उसने अपना नाम बदल रखा था। नोवेल में केशव का ये सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेसफुल हुआ था और राही अपने हाथ से पैसे कमाने का ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। छुट्टी के समय आज सम्राट उसे लेने आया था। राधा 2 दिन के आराम के बाद वापस हॉस्पिटल चली गई थी। समर को उसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। राही ने सम्राट का चेहरा देखा, जो थकान से चूर लग रहा था। आंखों के नीचे काले गहरे हो रखे थे। दरअसल सम्राट फॉरेन में अपनी कंपनी को भी यहाँ से संभाल रहा था और समर की भी देखभाल करनी थी। सुबह के 4 बजे तक वो काम करता था और मुश्किल से 4 घंटे की नींद ले पा रहा था। राही के बैठने के बाद सम्राट ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, आज घर पर सिर्फ हम दोनों हैं, खाना बाहर खा लेते हैं। सम्राट का गुस्सा पहले से कम था, लेकिन अभी भी वो राही से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी एम्प्लॉय हो, बहन नहीं। सम्राट ने घर की मेड लतिका को भी अपनी मां राधा की देखभाल के लिए भेज दिया था। वो नहीं चाहता था कि समर के ठीक होने से पहले ही उसकी मां बीमार हो जाए। घर चलकर खा लेंगे, राही ने कहा।
ये भी ठीक है, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। सम्राट ने गहरी सांस ली। बाहर जाकर खाने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। घर आकर सम्राट की नजर दरवाजे के पास रखे पार्सल पर गई। इन्हें मैंने ऑर्डर किया है, राही ने सामान उठाकर कहा। सम्राट ने आगे कुछ नहीं पूछा। आप जाकर रेस्ट कीजिए, खाना जब रेडी होगा मैं आपको बुला लूंगी। सम्राट ने राही की बात का ये मतलब समझा कि वो खाना ऑर्डर करेगी, जब खाना सर्व हो जाएगा वो उसे बुला लेगी। सम्राट हाँ कहकर अपने कमरे में चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही राही किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। राही ने एक्सपर्ट शेफ की तरह बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। 1 घंटे बाद सम्राट नीचे आया। आज टेकआउट आने में बड़ी देर लग गई। वो बुदबुदा रहा था कि उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई, जहां गर्मागर्म खाना सर्व हो गया था। खाना की लजीज महक से पूरा लिविंग रूम महक गया था। सम्राट ने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। डिलीवरी में देर तो ज्यादा लगी, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, उसने मन ही मन सोचा। खाने के बाद राही ने किचन साफ किया और अपने कमरे में आकर उसने पार्सल खोला। पहले पार्सल में एक मिनी कैमरा था, ये इतना छोटा था मतलब पेन शार्पनर से भी छोटा। दूसरा पार्सल खोला तो उसमें ऊन और सिलाई थी। कुछ देर तक राही ने बुनाई की। उसे हर काम का शौक था और वो एक ही काम ज्यादा देर तक नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा सब चीज करती थी। बुनाई के बाद वो अपने स्टडी रूम में पढ़ने चली गई, क्योंकि पहले वाली राही पढ़ने में वीक थी और वो भी नई थी। वो अपनी पढ़ाई पूरे दिल से कर रही थी। रात के 11 बजे सम्राट ने जब राही के स्टडी रूम की लाइट खुली देखी, वो अंदर आया। राही टेबल पर सिर रखकर पढ़ते पढ़ते सो गई थी। सम्राट ने देखा राही बहुत कमजोर लग रही है, चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। आजकल राही भी देर से सोती थी। सोते हुए राही बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। सम्राट का दिल अपनी प्यारी बहन के लिए दुखा। वो आगे आया और राही को गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। वो राही को उसके कमरे में ले जा रहा था, जिससे वो आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही सम्राट ने राही को गोद में उठाया, राही ने घबराकर आंखें खोल दी। उसकी आंखों में डर और दहशत थी। सम्राट को देखकर उसकी आंखों का डर धीरे धीरे कम हो गया। राही बचपन से ही अपनों से दूर रही थी। उसने अपने पूरे जीवन में किसी का प्यार नहीं देखा था। यही कारण था कि वो इतना डर गई थी और किसी के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। सम्राट भी राही के रिएक्शन से हैरान था। राही तुरंत सम्राट की गोद से उतर गई। अपना सामान समेटकर वो चली गई। क्या इन दिनों मैं राही के प्रति ज्यादा सख्ती बरत रहा हूँ? नहीं, मुझे समर के लिए भी सोचना होगा। समर भी मेरा छोटा भाई है। जो राही ने समर के साथ किया, उसकी माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और राही को सिर्फ 2 दिन की थकान है, जबकि समर का तो भविष्य अंधकार में डूब गया है। अपने भाई को याद करके सम्राट का मन दुखी हो गया, क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन समर का हाथ ठीक होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सम्राट ने राही की चिंता दिल से निकाल दी और सोने चला गया। चईत सोफी और राही की टक्कर। अगली सुबह सम्राट राही को कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। क्लास में एंटर करते ही सोफी अपनी टोली के साथ आ धमकी। राही की रिकॉर्डिंग वाली बात से सोफी बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। अब वो राही का मजाक बनाने आई थी। क्यों? बहुत शौक था ना मुझे फंसाने का, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी मैंने, अब कैसे प्रूव करेगी कि मैंने ही तेरी किताबें फेंकी थी? सोफी इतराते हुए बोली। उसके पीछे खड़ी पलटन खीखी करके हंसने लगी। राही शांत रही और धीरे से कहा, अगर रिकॉर्डिंग गायब हो जाएंगी तो सबको शक नहीं होगा। शक होने से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। राही खामोश रही। सोफी को बहुत मजा आ रहा था। आज की रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करूंगी मैं, तेरा मन करे तो दिखा देना सबको और रो रो कर बताना कैसे मैंने तेरी बेइज्जती की है। एक बार फिर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। दरअसल कॉलेज के कैमरों में साउंड रिकॉर्ड नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो होती थी, इसलिए सबको यही लगेगा सोफी उससे बातें कर रही है। इसी कारण सोफी खुलेआम उसे धमकी दे रही थी। रहा सवाल क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स का, वो तो मुंह खुलने से रहे। अपने पिता की पोजीशन का इस तरह इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, राही ने कहा। क्यों जलन हो रही है? हाँ हाँ हाँ, तू सिर्फ जल सकती है लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी। मेरे डैड इस कॉलेज के चेयरमैन है, इस कॉलेज में मेरा राज चलता है, मेरे सामने सबको झुकना पड़ता है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी धक्के मारकर इस कॉलेज से निकलवा सकती हूँ। सोफी राही के सामने आई। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इज्जत के साथ इस कॉलेज से निकल जा, नहीं तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। टीचर के आने का समय हो गया था, इसलिए सोफी अपनी पलटन के साथ निकल गई। आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। राही के साथ वो मारपीट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि राही की फैमिली बहुत पावरफुल थी, नहीं तो अब तक वो उसकी धुलाई भी कर चुकी होती। सोफी के जाते ही राही ने अपनी शर्ट की जेब में फिट हुआ कैमरा निकाला और उसमें से मेमोरी कार्ड निकालकर अपने लैपटॉप में लगा दिया। गुंजन हैरान रह गई, तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? हम, राही ने छोटा सा जवाब दिया और वीडियो की एडिटिंग करने लगी।
कॉलेज के कैमरों में एक तो साउंड रिकॉर्ड नहीं होता था, दूसरा सोफी चेयरमैन की बेटी होने की वजह से उन्हें डिलीट कर देती। राही ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था, इसलिए उसने ये तरकीब अपनाई थी। 10 मिनट की एडिटिंग के बाद वीडियो में सबके चेहरे ब्लर हो गए थे और कहीं भी राही का नाम नहीं था। इसके बाद राही ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जल्द ही वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, सभी वीडियो को शेयर और कमेंट कर रहे थे। किस कॉलेज का वीडियो है ये लड़की समझती क्या है खुद को? चेयरमैन की बेटी है तो किसी के साथ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। मैं तो कहता हूँ इस चेयरमैन को ही सस्पेंड कर देना चाहिए और इस लड़की को भी कॉलेज से निकाल देना चाहिए। ये रैगिंग है, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि फोटो ब्लर थी और किसी का नाम सुनने में नहीं आ रहा था, किसी को नहीं पता था ये किस कॉलेज का वीडियो है, लेकिन जिस कॉलेज की ये वीडियो थी वो तो सोफी का थुलथुला शरीर और उसके पीछे खड़ी उसकी 2 चमचियों को देखकर ही पहचान गए थे कि ये उनके कॉलेज की सोफी का वीडियो है। चेयरमैन को ऊपर से सब जल्दी ठीक करने का ऑर्डर आया, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती थी। चेयरमैन मिस्टर भूषण के माथे पर लकीरें पड़ गई। उन्होंने अपनी बेटी को अपने ऑफिस में बुलाया। सोफी अभी तक अपने किए कारनामे से अनजान थी। जैसे ही वो अंदर आए मिस्टर भूषण उस पर भड़क उठे, कैसी नालायक बेटी को जन्म दिया है मैंने? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है या सिर्फ भूसा भरा है? तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा पर तुम बाज नहीं आओगी। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, मैडम को लेडी डॉन बनने का भूत सवार है। क्या करना क्या चाहती हो? मुझे गुस्से से मारने का इरादा है? कुछ पल तो सोफी पागलों की तरह मुंह खोले देखती रह गई, फिर उसे भी गुस्सा आ गया। मुझे डांटने के अलावा कुछ आता है आपको? किया क्या है मैंने? किया क्या है? ये देखो अपनी करतूत। मिस्टर भूषण ने फोन सोफी के आगे कर दिया। सोफी ने फोन उठाया। वीडियो देखती ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये तो आज सुबह का ही वीडियो है। इसका मतलब वो ईवा मेरी वीडियो बना रही थी। सोफी का चेहरा पीला पड़ गया। भूषण ने फोन छीन लिया। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। भूषण जी को लगा सोफी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उल्टा सोफी उन पर भड़क उठी। मुझे सुनाने से पहले अपने आप को देखिए। आपने मेरी माँ को चीट नहीं किया था क्या? यहाँ तक आप कभी बैठकर मुझसे बात करते हो, मुझे बेटी मानते भी हो। वाह बेटा वाह, अगर मैं तुम्हें बेटी नहीं मानता तो तुम इस कॉलेज में पैर रखकर तो दिखा देती। मेरी बदौलत है जो तुम सबके सामने दादागिरी करती फिरती हो। सोफी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये सब सच था। भले ही डैड उसके साथ बातें नहीं करते थे, समय नहीं देते थे, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो तो पढ़ने में भी जीरो थी। ये वीडियो मैं इंटरनेट से हटवा दूंगा, लेकिन आज शाम तक ओरिजिनल वीडियो से छुटकारा पाओ। अगर असली वीडियो सामने आ गई तो तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबोगी। सोफी ने हाँ में सर हिलाया। मुझे पता है असली वीडियो किसके पास है। हम आज रात मैं एक बड़ी पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत आई तो तुम्हारी इस महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। अल्टीमेटम मिलते ही सोफी हवा की रफ्तार से भाग निकली। छुट्टी का समय था। राही अपना बैग पैक कर रही थी कि सोफी दंदनाती हुई आई। राही, तेरी इतनी जुर्रत, तूने मेरी वीडियो बनाई। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। राही ने शांति से अपना बैग पैक करा, जबकि क्लास में सारे स्टूडेंट्स की सांसें अटकी हुई थी। सोफी को लगा राही के बैग में ही वो डिवाइस होगा जिसमें उसकी वीडियो है। उसने छीनने के लिए हाथ बढ़ाए। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी वीडियो की बहुत सारी कॉपी है मेरे पास। तुमने मुझे नाखुश किया तो आगे तुम खुद ही समझदार हो। राही ने शांति से उसकी आंखों में देखा। सोफी फुफकार कर रह गई। अगर वो असली वीडियो वायरल हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोफी ने गहरी सांसें ली और कहा, आखिर चाहती क्या है तू? राही ने सिर हिलाया। अब इस लड़की ने काम की बात की। सिंपल है, जब तक तुम मुझसे पंगा नहीं लोगी ये वीडियो मेरे पास सुरक्षित है, नहीं तो तू मुझे धमकी दे रही है। राही ने कुछ नहीं कहा, बस सोफी की आंखों में देखा। सोफी का मन कर रहा था राही का मुंह तोड़ दे। सभी स्टूडेंट्स को लगा अब तो पक्का राही का भर्ता बनने वाला है। ठीक है, इस बार तू जीत गई, सोफी ने हार मानकर कहा। राही ने अपना बैग कंधे पर डाला और चली गई। अब स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। पहली बार किसी ने सोफी को सबक सिखाया, और वो भी नाजुक सी दिखने वाली राही ने। इस समय उन्हें राही बहुत कूल लग रही थी। चेन्नई, राही का घर से जाना। शाम को मिस्टर भूषण मनोज जी से मिलने गए। मनोज जी से उनके 10 साल से बिजनेस रिलेशन थे। मनोज जी के घर ही मनन ओब्रोय रुका हुआ था। मनोज जी का बेटा आनंद मनन का दोस्त था। मनन मनोज जी की पुरानी हवेली में रुका हुआ था। वो हवेली राही के दादा दादी की हवेली के बराबर में थी। भूषण जी ने बहुत ही कीमती तोहफा तैयार किया था। इस समय वो मनोज जी के सामने बैठे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो भूषण, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आगे का काम तुम्हारे हाथ में है। मैं समझ गया, भूषण ने कहा और मन ही मन सोचने लगा, एक जवान अमीर घर के लड़के से इतना क्या डरना, इन लड़कों के मिले जुले शौक होते हैं। भूषण को देखकर मिस्टर मनोज सब समझ गए कि वो क्या सोच रहा है। उन्होंने अपना सिर ना में हिलाया। इसे नहीं पता वो कोई साधारण लड़का नहीं, आग का गोला है।
वो ऊपर आनंद के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा है, चलो। भूषण मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। फर्स्ट फ्लोर पर बने बड़े से हॉल में अनेकों तरह के इंडोर गेम्स थे। दो हैंडसम लड़के खेल रहे थे। पहला लड़का जेंटलमैन की तरह था, उसके चेहरे पर एक कोमलता थी। वहीं दूसरा लड़का पहले वाले से भी ज्यादा हैंडसम था, उसमें एक अलग सा ऑरा था। उसकी स्माइल जितनी दिलकश थी उतनी ही डेंजरस। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। भूषण ने पहली बार मनन को देखा था, उसे लगा था मनन बीमार सा दिखने वाला कमजोर लड़का होगा, लेकिन सामने खड़ा मनन कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट्स, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिसमें उसकी कसी हुई बॉडी साफ नजर आ रही थी। भूषण की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में मनन को टोके, इसलिए उसने बाहर ही इंतजार किया जब तक कि गेम खत्म नहीं हो गया। गेम पूरा होते ही वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। ओब्रोय साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये आपके लिए इस नाचीज की तरफ से छोटा सा तोहफा। भूषण ने अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट आगे बढ़ाया। ये लिमिटेड एडिशन कार की चाबी है। मनन ने फाइनली भूषण की तरफ देखा। मनन की नजर बाज की तरह थी जो किसी की आत्मा तक देख ले कि सामने वाला किस मकसद से उसके पास आया है। भूषण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मनन ने एक तिरछी मुस्कान दी, इधर आओ। भूषण धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। मनन ने अपने हाथ में पकड़ी क्यू स्टिक भूषण को पकड़ा दी। प्ले विद हिम। मनन ने आनंद की तरफ इशारा किया और बिना गिफ्ट पर नजर डाले सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। भूषण को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मनन के सामने उसकी आवाज ही नहीं फूट रही थी। खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मनोज जी मनन के पास आए। उन्होंने डरते हुए कहा, मनन तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तुम्हारी इजाजत के बिना इसे यहाँ ले आया। मनन कुछ देर चुप रहा, फिर खतरनाक स्टाइल में कहा, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मनोज जी जल्दी से बोले, बिना मनन की इजाजत के कोई उससे नहीं मिल सकता था। जैसे कि अब भूषण को मनन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। ना उसकी हिम्मत थी, उसकी ऐसी हालत थी, उसकी हालत ऐसी थी जैसे बब्बर शेर के सामने बकरी। कुछ देर में आनंद मनन के पास आया। अच्छा सबक सिखाया इसे, कॉलेज में बहुत दादागिरी करता था। दरअसल आनंद भी उसे कॉलेज से पढ़ा था जहां राही पढ़ती है। बड़े साहब, मनन के दादाजी ने ऑर्डर दिया है तुम्हें लड़कियों से मिलवाऊं, आनंद ने बताया। ये कोई पहली बार नहीं था। बड़े साहब यानी मनन के दादाजी मनन की शादी के पीछे पड़े हुए थे। कारण भी था, मनन की उम्र नहीं, उम्र तो उसकी अभी 22 साल ही थी। कारण था मनन की बीमारी। मनन देखने में तो स्वस्थ लगता था, कोई नहीं कह सकता था उसे जानलेवा बीमारी है, लेकिन सच ये था कि उसे दिल का एक गंभीर रोग था। दादाजी को यही डर लगा रहता था, मनन को कुछ हो गया तो उनका वंश कैसे चलेगा। उनका बड़ा बेटा मर चुका था, छोटे बेटे ने आज तक शादी नहीं की थी और पोता था कि उनकी बात नहीं मानता था। मनन को अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, उसे अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं था, जबकि जिंदगी में उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दादाजी ने मनन के लिए लड़की देखने का जिम्मा आनंद को सौंप रखा था, लेकिन आनंद बेचारा खुद परेशान। मनन के लिए लड़की देखना मतलब रेगिस्तान में कुआं ढूंढना। मनन को हर चीज में इंटरेस्ट था सिवाय लड़कियों के। तुम संभाल लेना, मनन कहकर चला गया। आनंद ने गहरी सांस ली, कहाँ फंस गया। दादा कहते हैं लड़की ढूंढो, पोता कहता है खुद संभाल लो। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ, मनन के जीवन में जल्दी से ऐसी लड़की भेज दो जिससे मनन को बेइंतहा प्यार हो जाए। योजक चिन्ह। राही अपने कमरे में पढ़ रही थी जब राघव जी और सम्राट कमरे में आए। दोनों के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह ना पा रहे हो। राघव जी हिम्मत करके आगे बढ़े, राही पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। राही ने सीरियस होकर सिर हिलाया। तुम्हारा भाई समर, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। राघव जी अटकते हुए बोले और चुप हो गए, आगे की बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। डैड आप रहने दीजिए, मैं बोलता हूँ। सम्राट आगे आया, उसके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं थी। समर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है लेकिन उसका हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है, ना कोई सर्जन हमें मिला है। ऐसे में डॉक्टर ने कहा है कि समर को घर ले जाना चाहिए, इससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन समर तुमसे नहीं मिलना चाहता, अगर तुम उसके सामने रहोगी तो वो ठीक होने की जगह पैनिक हो जाएगा। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कुछ दिनों के लिए तुम दादा दादी की हवेली में रहोगी। हमने उनसे बात कर ली है, जो सामान ले जाना है वो पैक कर लो, कल कॉलेज के बाद डायरेक्ट हवेली चले जाना। सम्राट ने बिना पल के झपकाए सब कुछ कह दिया। सम्राट और राघव जी ध्यान से राही का चेहरा देख रहे थे। राही रोएगी, चिल्लाएंगी कि उसे कहीं नहीं जाना और वो उसे समझाएंगे। ठीक है, राही ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और अपनी पैकिंग करने लगी। रोने चिल्लाने से ज्यादा राही की खामोशी ने उनका दिल छलनी कर दिया था। चटैन मनन एंड राही। राही चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। सम्राट और राघव जी खड़े राही को देख रहे थे, उनका दिल बहुत भारी हो रहा था। राही ने ये सब नॉवेल में पढ़ा था। इस समय नॉवेल वाली राही बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाए और उसके माँ बाप का दिल पिघल गया। उन्होंने राही को नहीं भेजा,
लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। जिद करके राही रुक तो गई, पर जैसे ही समर घर आया राही को देखते ही लड़ने लगा। उस दिन से दोनों में लड़ाइयां और बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को सीधे मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। घर वाले भी राही से बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए राही ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो किसी को दुख पहुंचाए। राही, तुम्हें कुछ चाहिए तो पापा को बता सकती हो, राघव जी ने दुखी मन से कहा। राही ने ना में सिर हिला दिया। राघव जी को खुद पर ही शर्म आ रही थी। उस दिन जब उनकी माँ ने कहा था राही को यहाँ छोड़ दो तो उन्होंने मना कर दिया था, और आज जब भेज रहे हैं तो क्या कारण है कि राही को देखकर उसका ही भाई गुस्सा हो जाएगा। राधा की तो हिम्मत नहीं थी वो अपनी गुड़िया को घर से जाने की बात कह सके, इसलिए वो नहीं आए, अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रही। अगली सुबह दादी माँ राही से मिलने आई। राघव जी ने उन्हें देखा। माँ, आपने तकलीफ क्यों की? मैं राही का सामान भिजवा दूंगा, राही को छोड़ भी आऊंगा। दादी माँ ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उनकी नजर लिविंग रूम में रखे राही के लगेज पर गई। उन्होंने ड्राइवर से कहकर सामान गाड़ी में डलवाने को कहा। राघव जी अपनी माँ के पीछे पीछे आए। माँ, तुम नाराज मत हो, तुम्हें तो पता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। दादी माँ ने राघव जी की तरफ देखा। मैंने कुछ कहा? मैं समझती हूँ तुम्हारी अपनी मजबूरी है, दुख दर्द है, मैं सब समझती हूँ, लेकिन जब किसी के पास उस मासूम बच्ची के लिए समय नहीं है तो क्या मैं उसे वो समय नहीं दे सकती? या मेरा इतना भी हक नहीं है? राघव जी ने सिर झुका लिया। माफी चाहता हूँ माँ, कुछ दिन आपको तकलीफ उठानी होगी। तकलीफ नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी राही को साथ रखने में, और मैं तो कहती हूँ उसे वापस ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई कि अपनी पोती को ना पाल सकूं। राघव जी सिर झुकाकर चुपचाप सुनते रहे। वो बेहद आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। राही को हमेशा के लिए हवेली में छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब समर का गुस्सा शांत हो जाए। दादी माँ जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने रुककर कहा, मैं नहीं मानती, राही दिल की बुरी है, अगर उससे गलती हुई भी होगी तो उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। दादी माँ चली गई। राघव जी सोचने लगे, कहीं हम सब कोई गलती तो नहीं कर रहे। योजक चिन्ह। राही के कॉलेज के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी। दादी माँ बार बार बाहर झांककर चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। ड्राइवर जो कब से ये सब देख रहा था बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, राही मैडम आ जाएंगी। तुम्हें नहीं पता इन दिनों मेरी राही पर क्या बीत रही है। सबने उससे मुंह मोड़ लिया है। अपने भाई की हालत देखकर, सबके ताने सुनकर उसे भी तो दुख होता होगा, लेकिन सब सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। राही की तकलीफ किसी को नजर नहीं आ रही। दादी माँ ने उदास होकर कहा। तभी राही आते हुए दिखी। दादी माँ तुरंत गाड़ी से उतरकर राही के पास आए और उसके बैग पकड़कर कार में अपने साथ बिठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, दादी माँ ने अपनी गुड़िया रानी को बहुत सारा मिस किया, इसलिए दादी माँ ने तुम्हारे पापा से बात कर ली है कि वो तुम्हें मेरे पास छोड़ दे। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा की मेरे सामने कहाँ चलती है। दादी माँ नहीं चाहती थी राही को ये बात दिल पर लगे कि उसके भाई के लिए उसके माँ बाप ने उसे अपने से दूर कर दिया। राही ने सिर हिलाया। उसने दादी माँ का झूठ नहीं खोला, नहीं बताया कि उसे पहले से ही सब पता है। यहाँ दो हवेली थी, एक माथुर परिवार की और एक शर्मा परिवार का। दोनों का बराबर का ही स्टेटस था और दोनों परिवारों में जान पहचान थी। हवेलियों के सामने की रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे जाम लग गया। राही और दादी माँ की कार भी जाम में फंस गई क्योंकि उनका घर सामने ही था। वो उतरकर पैदल जाने लगे। आगे रेड स्पोर्ट्स कार थी और पीछे येलो स्पोर्ट्स कार थी जिसने रेड कार को पीछे से ठोक दिया था। हालांकि किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन रेड कार पर डेंट पड़ गया था। रेड कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा मनन बहुत कूल लग रहा था। आंखों पर गॉगल्स, बिखरे बाल, विंडो पर कोहनी टिकाए वो आराम से आंखें बंद करे था, जैसे उसे इस एक्सीडेंट के कारण लगे जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। राही की नजर अकस्मात ही रेड कार में बैठे मनन पर गई। वो पहचान गई, ये तो वही लड़का है जिसे उसने अपना टिफिन दिया था। राही की नजरों को महसूस कर मनन ने अपना चश्मा उतारा और उसकी तरफ देखा। राही को देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राही ने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन मनन अभी भी उसी तरफ देख रहा था। आनंद आया तो उसने यही देखा। उसने मनन की नजरों का पीछा किया। वहां राही और दादी माँ थी। राही और दादी माँ अपनी हवेली में चली गई, तब जाकर मनन ने अपनी नजरें हटाई। क्या हुआ, तू दादी माँ और राही को इतने ध्यान से क्यों देख रहा था? राही, मनन ने नाम दोहराया। हाँ, ये हवेली माथुर खानदान की पुरानी हवेली है। माथुर परिवार में 3 पुश्तों तक लड़की नहीं हुई थी। राही इस परिवार की इकलौती बेटी है। माथुर परिवार की जान है राही, आनंद ने बताया। राही के दादाजी से मिलने चलते हैं, मनन ने कुछ सोचकर कहा। हर कहानी यही रुकती है, पर ख्यालों का सिलसिला चलता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई बात छोड़ दी हो तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने जज्बात कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।